हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीजी टेट 2024 जो है पूछे गए जो सवाल है उसकी मैं आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ दूंगी। पीडीएफ के थ्रू हम उसकी व्याख्या भी देखेंगे और सभी प्रश्नों का हल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको एनालाइज करके हम आगे की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आज सीजी टेट के जो है वीडियोस में सबसे पहला वीडियो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और व्याख्यान भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना आता है या नहीं, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। ये जो एग्ज़ाम है इसको मैं भी दे चुकी हूँ, कई बार दे चुकी हूँ और मैंने इसको डीएलएड फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाइड किया था और 2-3 बार कर चुकी हूँ। मैं जितने बार एग्ज़ाम्स होते थे उतने टाइम मतलब कि 3 बार मैं दिला चुकी हूँ दोनों पेपर को। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताऊँगी जो कि सीजी टेट 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन क्या है कि पूरे जो है 150 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा एक ही वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आज के वीडियो में केवल सीडीपी और हिंदी के जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, व्याख्यान प्लस करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ, देखते हैं कि क्या पूछा गया है और कैसे वहाँ से हेल्प लेना है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये एक पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था। तो ये एग्ज़ाम जो है 23 तारीख 6वां महीना 2024 को हुआ है ये एग्ज़ाम। इसी के जो है पीडीएफ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको करेक्ट आंसर भी बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को भी, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है आपका जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे सीडीपी देख रहे हैं। ठीक है, सीडीपी मतलब कि बाल विकास। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र उसका हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा था किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेन हॉल। उनका कथन था कि जो है संघर्ष और तनाव, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आप देखेंगे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। देखिए ये जो है यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष हो जाएगा। आंसर, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का खाली स्थान की आयु में होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान की आयु में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये जो थ्योरी है वो आपको जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 7 वर्ष बताया गया है, जिसमें एक जो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होता है उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रवेश करता है। जो 7 वर्ष के बच्चे हैं वो, जहाँ उनकी तार्किक जो है क्षमता, सोच और उनकी जिज्ञासा की जो निरीक्षण क्षमता, ये सभी चीज़ें यहाँ पे विकसित होती हैं। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो ये साइड में अंग्रेजी माध्यम भी दिया गया है, और हिंदी माध्यम से हैं तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 और साइड में आपको मिलेगा हिंदी माध्यम। मैं हिंदी माध्यम से थी तो मैंने हिंदी माध्यम में ही सॉल्व किया है और यहाँ पे भी मैं आपको हिंदी माध्यम में ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित
सिद्धांत है? जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, ये हम याद रखेंगे। मैं बात करूँ तो सीडीपी बहुत ही इजी है, बस हमें समझना है उनके शब्दों को। यहाँ पे जो खेल होता है सारा का सारा सिर्फ शब्दों का ही खेल होता है, उसे हमें समझना होता है, ठीक है। जैसे बोला गया है जीन पियाजे, यहाँ पे लिखा होता है जे पियाजे लिखा है, द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो देखिए ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, बी आपको गामक विकास, सी दिया गया है सामाजिक विकास और डी दिया गया है शारीरिक विकास। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यह कथन किसका है? देखिए कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। सहसा अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। कहा जा रहा है कि सहसा अवस्था में हमारी जो सीखने की तीव्रता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर अदर स्टेज, जैसे कि सहसावस्था हो जाता है, किशोरावस्था हो जाता है। सभी को अगर हम कंपेयर करें तो सहसावस्था में गति जो होती है वो ज़्यादा तीव्र होती है सीखने की। ये बात किसने कहा है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखेंगे वॉटसन, बी स्किनर, सी फ्रायड और डी दिया है एडलर, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि सहसा अवस्था में सीखने की सीमा और जो तीव्रता होती है किसी अन्य अवस्था की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत अधिक रहती है सहसा अवस्था में, ठीक है। जिसको सहसा अवस्था को इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो है सहसा अवस्था को इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है किशोरा अवस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। किशोरा अवस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, नहीं को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास और संवेदनात्मक विकास। अब किशोरा अवस्था आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शारीरिक विकास तो होता ही है। जैसे ही हम किशोरा अवस्था की एज में जाते हैं तो हमारे जो फिजिकली चेंजेस आती है बॉडी को लेकर के, वॉइस को लेकर के, वॉइस भी तो चेंज होती है, वॉइस की वॉइस मोटी हो जाती हैं, है ना। तो काफ़ी चेंजेस आती है, तो फिजिकल चेंजेस तो होती है, मानसिक चेंजेस भी होती है और संवेदनात्मक चेंजेस भी होती है। उसको तो बोला जाता है कि संवेदनात्मक एक अलग लेवल पे ही होता है। तो इसमें जो प्रक्रिया शामिल नहीं है वो है भाषा विकास। ये जो भाषा विकास है ज़्यादातर अच्छे से जो है बच्चा जब रहता है छोटा, सहसावस्था बोल सकते हैं, और जब वो बच्चा छोटा रहता है, जब वो लर्निंग फेज में रहता है तो भाषा का विकास उससे संबंधित होता है। लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा विकास, जो कि नहीं है पूछा गया है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बालक का विकास प्रारंभ होता है। बालक का जो विकास है कहाँ से प्रारंभ होता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए बोला गया आपको जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में और गर्भावस्था से पूर्व। देखिए जन्म से ये तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे पहले भी बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से उसकी जो बॉडी है उसमें डेवलपमेंट, विकास होना, जो है वृद्धि होना मतलब स्टार्ट हो जाता है। वृद्धि विकास दोनों स्टार्ट हो जाता है उसका। तो जन्म से तो नहीं बोल सकते, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गर्भ में हो जाएगा, ठीक है। गर्भ में ही जो है बालक का विकास की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। जो है फर्स्ट जो मंथ होती है वहाँ से 1 वीक से ही उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर आफ्टर 9 मंथ वो गर्भ से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको विकास से संबंधित कहाँ से प्रारंभ होता है तो आप यहाँ पे याद रखेंगे वॉर्म टू टॉम, मतलब कि गर्भ से कब्र तक विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है। इसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का यही मतलब होता है कि आपको कैसे जो है पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसे एनालाइज करके आप कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। ऑप्शन दिया गया फ्रायड, बी एडलर, सी हरलॉक और डी दिया गया है यूंग।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एडलर ने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक का जन्मदाता एडलर को माना गया है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, आती तो है बट उनके लिए ज़्यादा इजी रहता है इंग्लिश, जो कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं बच्चे, उनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे, विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हरलॉक का, फीमेन का, कैटल का और वुडवर्थ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हरलॉक ने ये जो कथन है कि विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्तिगत में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन हरलॉक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, रोसार परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण इसका राइट आंसर है, जो कि प्रक्षेपित विधि नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सीडीपी बहुत इजी है अगर आप इनकी भाषा को समझते हैं तब, क्योंकि ये जब कठिनाई देते हैं, क्वेश्चन आपको कठिन लगता है, वो सिर्फ इसलिए लगता है जब आप क्वेश्चन के शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए सामाजिक तत्व में क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं। सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं, केवल एक को छोड़कर। सामाजिक तत्व में सभी शामिल है, एक को छोड़कर ये बोला गया, तो जिसे छोड़कर है उसको बताना है इसमें आंसर। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर देखते हैं पहले तो ऑप्शन, पारिवारिक संबंध, जन्मक्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। अब देखिए इसके लिए तो मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्यों पूछिए, आप भी एक समाज में रहते हैं, मैं भी एक समाज में रहती हूँ, और जब हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के तत्वों को आसानी से समझ लेते हैं। परिवार का जो है पारिवारिक संबंध भी एक समाज में आता है, पड़ोस भी आपका समाज से ही बना है, समाज में ही आता है, और लोगों का जो व्यवहार है वो जो है समाज में ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका जन्म क्रम हो जाएगा। जन्म का जो है सामाजिक से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक तत्व से लेना देना नहीं, किसका, जन्म क्रम का। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो पारिवारिक संबंध, पड़ोस और लोगों का व्यवहार जो है सामाजिक तत्व में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक खेल जो है कौन से अवस्था में खेला जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, शैशवावस्था काल, बाल्यावस्था का काल और किशोरावस्था का, युवा अवस्था का। तो देखिए जब आप जीन पियाजे का जो है थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर इजली पता चल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, तो इस जो है आप लोगों ने पाया होगा, जब पियाजे थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था पियाजे के द्वारा दिया गया शैशव काल में ये जो खेल की अवस्था होती है वो होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका बुद्धि में, विकास में, परिवार में और समुदाय में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास में। जो परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष होते हैं सम्मिलित, वो होते हैं विकास में। बच्चों के आप पढ़ेंगे कि विकास में दो तरीके से, एक मात्रात्मक और एक परिमाणात्मक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो है गुणात्मक जो है आपका विकास में आता है। ठीक है, और वैसे तो दोनों तरीके से होता है, लेकिन आप देखेंगे तो गुणात्मक मतलब ज़्यादातर मानसिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, और परिमाणात्मक जो होता है वो जो है जैसे कि आपकी वृद्धि से ज़्यादातर ये जुड़ा रहता है उसमें। लेकिन जब परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष जो हैं दोनों किस में शामिल होते हैं, आपके विकास में शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शारीरिक वृद्धि
पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। देखिए शारीरिक वृद्धि में कौन सा जो ग्रंथि है प्रभाव डालता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल, बी थाइमस, सी पीनियल और डी जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे हाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक हार्मोन्स सिक्रीट करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस पर हमारी हाइट का कम होना ज़्यादा होना ये डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है इसको। ठीक है, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, राइट। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्याजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ऑप्शन बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ऑप्शन डी है आसन न्याय में विश्वास और ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ये सी था, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों और अभिभावक द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए ज़रूरी है और आवश्यक माना गया है। ठीक है, बच्चे जो है एक्टिव एक्सप्लोजर होना चाहिए। ठीक है, सक्रिय अन्वेषक होना चाहिए, जो इन चीज़ों को छू करके देख करके प्रयोग करके जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे जो पीडीएफ है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट इंग्लिश का जो है जो वर्ड है वो भी क्लियर है, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। ये कथन किसने दिया है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है ना। देखिए ऑप्शन ए कोहलबर्ग, बी स्किनर, सी पियाजे और डी है पावलो। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पियाजे हैं। पियाजे ने कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है इसी के थ्रू, है ना, कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद चीज़ों का जो है निर्माण कर लेते हैं, खोज करते हैं ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है। देखते हैं ऑप्शन, भावनाएं, विचार, ध्यान और धारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावनाएं क्या होते हैं, संज्ञान की घटक नहीं होते हैं। बाकी हम विचार करते हैं वो मानसिक से करते हैं, मानसिकता से। संज्ञान शब्द ही आपके मानसिकता से, मस्तिष्क से संबंधित है। ये जो शब्द है संज्ञान शब्द वो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क से ही हम विचार करते हैं, थिंकिंग करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, धारणा करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को धारण करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, धारणा का वैसे एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ के पे बोला गया है प्रिसेप्शंस। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों काम है वो होता है हमारे मानसिक से होता है, मतलब कि वो संज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इसमें घटक नहीं है पूछा गया है, तो भावनाएं ही राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ए कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, एक्टिविटी और समानता, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, डी अच्छा सहयोग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वालिटी और समानता। जब देखिए अगर हम बच्चे के डिसेबिलिटीज़ या उसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हो सकते हैं कि कुछ लोग ब्लाइंड्स हों तो क्या बोलते हैं ब्रेल लिपि से पढ़ते हों, वैसे ज़्यादातर अगर उनको नीड्स हैं तो वो जगह प्रोवाइड कर देनी चाहिए। आई थिंक विशेष विद्यालय उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए जब ज़्यादा नीड है। लेकिन अगर उस नीड को मतलब ज़्यादा नीड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सामान्य स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि उनको भी जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों के साथ रह के वो सीख सके। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
इक्वालिटी और समानता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरा अवस्था वह काल है। किशोरा अवस्था कौन से एज में होता है ये बताना है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यापम से या पूछे गए हैं जैसे सीजी टेट को लेकर के, तो इक्वालिटी होती है ना। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा इजी रहता है, मीडियम लेवल का होता है। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं। इस तरीके से आप सभी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं, किशोरावस्था वह काल है। अब इसमें क्या पूछा गया है? एज ही तो पूछा गया है, तो पूरा हलवा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा पूछी मतलब हमें छोड़नी नहीं है उन चीज़ों को भी, और जो है जो ज़्यादा हार्ड लगता है वैसे क्वेश्चंस को भी हमें प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था का काल जो होता है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक काम कीजिएगा, आप कमेंट पे इसका कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, या बता दूं? बता ही देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था हमारा जो होता है 11 वर्ष से 19 वर्ष की जो अवधि होती है उस समय किशोरावस्था होती है। अब एक चीज़, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज़ करेंगे, क्योंकि किसी भी बुक में आपको अलग अलग ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद बहुत से बुक पढ़े हैं। ये भी बता दूंगी कि आपको सीजी टेट के लिए कौन से बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 2-3 बुक पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग जैसे कई बुक में दिया गया है कि 12 वर्ष से आपका 18 वर्ष तक किशोरावस्था का एज होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि 11 वर्ष से 19 वर्ष का होता है। इस तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। कई बार ये भी होता है कि 13 वर्ष से कर देता है, ठीक, और 18 तक कर देता है। तो आपको प्रीफर उसे करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे देना है जो आपके ऑप्शंस में दिया गया है। कभी भी 12 से 18 या फिर 11 से 19 ऐसे नहीं देगा, लेकिन जो आपको ऑप्शंस में दिया है जो प्रीफर करें आपको वहीं सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 से 19 वर्ष। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 20, मनुष्य में विकास होता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। आप लोग सोचेंगे मैम कैसे क्वेश्चन नंबर 19 से सीधा 23 में आ गई। एक्चुअली में इसके जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उसके इमेज क्लियर नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं उसको जब मैथ्स की क्लास कराऊंगी तो मैं आपको उन तीनों क्वेश्चन को बता दूंगी जो मैं यहाँ पे छोड़ी हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बी बचपन के अंत तक, और सी है वयस्क मतलब जब आप बड़े होते हैं की शुरुआत तक, और जीवन भर। तो इसका जो है राइट आंसर, इसका जो आप की पॉइंट रख सकते हैं, वॉम्ब टू टॉम। ठीक है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, गर्भ से कब्र तक आपकी विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है, हालांकि कभी कभी धीमी, कभी तेज, इस तरीके से वह अपना गति को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है विकास की वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन ए है, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से है तो उसके साथ क्या करना है। तो क्या आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे या उनको अनदेखा करेंगे? तो गलत बात है ना। सबके साथ हमें जो है समानता का व्यवहार रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्या उसे बहुत सारा लिखने को काम दे देंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा करना गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छे टीचर की गुणवत्ता आप में नहीं है और आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है कह सकते हैं। अच्छा टीचर हमेशा सभी बच्चों को साथ लेके चलता है, चाहे कोई सुंदर हो या ना हो, क्या अच्छे जगह से हो या बुरे जगह से हो। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
हम क्या करेंगे, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें कक्षा चर्चा में भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। इसमें हमें पाठ्यक्रम की जो है क्रम को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण। बी है अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना। सी है पाठ्यक्रम अनुकूलन लागू करना। और डी है शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकी का चयन करना। ठीक है, चलिए हम इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस दिया गया है नीचे और आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अरेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यक निर्धारण। सबसे पहले हम पाठ्यचर्या बनाने के लिए क्या करेंगे, आवश्यक चीज़ें निर्धारित करेंगे। ठीक है, किसके अनुकूलन, पाठ्यचर्या के अनुकूलन। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अनुकूलन की आवश्यकता वाले जो तत्व हैं उसकी पहचान कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो कि शिक्षण और व्यवहार प्रबंधक में जो तकनीकों का चयन करना है हम वो चयन कर लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे पाठ्यचर्या अनुकूलन को लागू, क्योंकि जब तक आप पाठ्यचर्या की आवश्यकता को निर्धारण नहीं करेंगे, तत्वों का चयन नहीं करेंगे और शिक्षण व्यवहार की तकनीकियों का प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक आप लागू नहीं कर सकते। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा ए, बी, डी, उसके बाद सी। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन में ए, बी, डी और सी हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिख जाएगा, ए है, बी है, डी है और सी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है। देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज़ आप वीडियो पे मतलब अपना, वैसे तो आप लोगों की पढ़ने के लिए नेसेसरी है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को छोड़ते हैं या पूरा बने रहते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कॉलम ए दिया गया है आपको और कॉलम बी दिया गया है। यहाँ पे आपको सही विकल्पों को मिलान करनी है। अब कॉलम ए है डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसकैल्कुलिया और डी है डिसर्थ्रिया। अब पहला दिया गया है कॉलम बी का, पढ़ने की भाषा की कठिनाई। अब मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ, सबसे पहले जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कैसे, देखिए हम आंसर वहाँ पे कैसे लेते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने में जो है कठिनाई होती है। डिसग्राफिया, अब देखिए ग्राफिया लिखा हुआ है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या है कहीं ना कहीं। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, गणित में करते हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं गणित से संबंधित समस्या है। और डिसर्थ्रिया, अब मेरे को तो बाकी 3 पता थे एग्ज़ाम में भी और अभी भी 3 ही पता है। अब एक जो बचा वो कहीं ना कहीं एक जो इसमें बचेगा उसका आंसर होगा। तो देखिए पढ़ने और भाषा की कठिनाई तो मतलब डिसलेक्सिया हो गई। अंक गणित और कौशल में कठिनाई मतलब गिनने में जी 1 2 3 4 5, तो कैलकुलेशन में तो मतलब इसका सी हो जाएगा। और तीसरा है लेखन कौशल में कठिनाई, ग्राफ में क्या करते हैं, लिखते हैं। बी जो है डिसग्राफिया मतलब लेखन कौशल में दिक्कत। बोलने की क्षमता, अब 3 पता था, एक जो बचा वो इसी का होगा, बोलने की क्षमता में कठिनाई। मतलब हमें देखना पड़ेगा जो है डिसलेक्सिया पढ़ने का मतलब पहला ए का ए होना चाहिए और बी का जो होता है सी होना चाहिए और सी का डिसकैल्कुलिया सेकंड होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए का पहला हो गया, बी क्या दिया गया है, एक सेकेंड ना, बी दिया गया है आपका डिसग्राफिया है ना, और सी दिया गया है डिसकैल्कुलिया, मतलब एक ऊपर नीचे है। ठीक है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने अरेंज करा उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए हम जैसा आंसर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं वो सही है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़े रहते हैं। जो है रचनात्मक आमतौर पर जो जुड़े रहते हैं उसका हमें बताना है। इसका देखते हैं नकल, मॉडिंग, अभिसारी चिंतन और डी है अपसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी अपसारी को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक अब अभिसारी और अपसारी को हिंदी में याद करेंगे ना तब आपको दिक्कत होगा। इसको आप इंग्लिश में याद करिएगा, मैं बता रही हूँ क्यों, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन इंग्लिश में नहीं होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट माने जो है एक सेंटर पॉइंट पे ला के रखना चीज़ों को, लेकिन डाइवर्ज करना मतलब अलग अलग रास्ते में उसके बारे में हम सोचते हैं। तो कन्वर्ज, सी फॉर कन्वर्ज एक सेंटर पॉइंट देता है और डाइवर्ज अलग अलग तरीके से हमें रास्ते देता है। तो यहाँ पे रचनात्मक और आमतौर पर इसके साथ जुड़े हुए जो हैं वो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डाइवर्स थिंकिंग। रचनात्मक आमतौर पर डाइवर्स थिंकिंग होता है। यहाँ पे हम अलग एक ही सवाल को कई तरीके से सोच करके सॉल्व करने का आइडियाज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा 27 हुआ क्या अभी? अच्छा 28 देखते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा CDP का। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन ए विशेष स्कूल, बी ओपन स्कूल, सी नियमित स्कूल और डी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियमित स्कूल। जो है विकलांग बच्चे हैं उनके लिए नियमित स्कूल ज़्यादा प्रभावी होता है और उनके सीखने में मदद भी करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए जो है विकलांग बच्चे हैं ना उनके लिए नियमित स्कूल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा फील नहीं होना चाहिए उन लोगों को ये भी कि हम में भी कोई कमी है। ठीक है, जब वो अच्छा फील करेंगे, उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा तो वो और अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। इसीलिए ज़्यादातर जो है नेसेसरी है उन्हीं बच्चों को जो है विशेष स्कूल में डालना चाहिए। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। देखते हैं ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, बी है माध्यमिक स्तर, सी है उच्चतर माध्यमिक स्तर और डी है स्नातक माध्यमिक स्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर, क्योंकि आप पढ़े होंगे और 2009 के जो अधिनियम है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक और चीज़ आती है कौन से आर्टिकल पे लिखा गया है, तो ये 21 और अनुसूचित ऐसे बोलते हैं और ए, ये जो है आर्टिकल यहाँ पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और सबसे ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है प्राथमिक स्तर पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से एज से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एज से संबंधित मतलब ये पूछ सकता है, यहाँ पे आपको स्तर पूछा है लेकिन वहाँ ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्ष के बच्चों को 2009 के अकॉर्डिंग जो अधिनियम बना 2009 उसके अकॉर्डिंग कौन से एज के बच्चे को जो है शिक्षा देने की बात कही गई है मुफ्त में। ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा। एज आपको दे देगा जैसे 14 वर्ष से जो है 15 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, इस तरीके से आपको अनेकों ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन मतलब, और आपको ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए एक विशेष शिक्षा की जिम्मेदारी। अब आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है। एक विशेष शिक्षा की जिम्मेदारी। ए है प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना, बी है नियमित प्रशिक्षण और आकलन करें, सी है विद्यार्थी को IEP के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें, डी है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। इसका जो है राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको, ए और बी मतलब कि ट्यूशन प्रदान करना और एक क्या है नियमित प्रशिक्षण आकलन करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा सही है प्रीफर करता है वो लेना है।
तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ज़्यादा सही लग रहे हैं, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे CDP के टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, मैं ये नहीं भूली हूँ कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 मतलब 3 क्वेश्चन छोड़ दी हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसको बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था क्लियर, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। यहाँ पे जो है हिंदी की जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और यहाँ पे उतनी एक्सप्रेशन नहीं लगेगी और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर दे दूँगी जो मुझे लगेगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन, तो मैं वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन है हिंदी में तो बिल्कुल भी पूरा आप अच्छे से तैयारी करते हो तो टोटल कितने मार्क्स के आसपास होते हैं, 20 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्द में से सही शब्द का चयन करें। तो ए है आपका पंखुड़ी और बी भी है पंखुड़ी, लेकिन लिखावट में चेंजेस है, उसी को आपको बताना है। जो सही है उसको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ। दैट मीन्स ये कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ऐसे कितने स्वर हैं हिंदी भाषा में जो कि बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलते हैं, ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 तो हो गया। 33 क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होता है। ठीक है, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? स्वर संधि कौन सा है ये बताना है। ठीक, देखिए ऑप्शन दिया, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। सबसे पहली बात आप ये देखिए, ये जो अति है ना, अति का ई ये मैंने ही लिखा है ई प्लस अ, तो ई प्लस अ इज इक्वल टू बनता है य, और आपका बनता है उ प्लस अ बनता है व, और ये जो दोनों है ना य और व, ये आते हैं आपके यड़ स्वर संधि में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यड़ स्वर संधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो देखिएगा, जैसे हम लेते हैं एक और दूसरा, जैसे कि नीति प्लस अर्थ लेते हैं। ठीक है, नीति प्लस लेते हैं अर्थ, अगर दोनों को हम लिखें तो ये बनेगा नित्यर्थ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा जो ई है, छोटा ई है अंत में और स्टार्टिंग में अ है, तो दोनों मिलकर के य बनाते हैं। ठीक है, ये जो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यड़ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं जो एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, घोड़ा शब्द का पर्याय शब्द संभावित क्या है, उत्तरों में से चुनकर लिखिए। देखते हैं, दंती, तुरंग, सुरभि, पिक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुरंग, और इसका सही आंसर बहुत लोग दे पाएंगे, मेरे को पता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर बताइए। ए अल्पभाषी, बी अत्याचारी, सी अजात शत्रु, डी है अजर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तद्भव शब्द दिया गया है यहाँ पे पैर का आपको बताना है, क्या तद्भव दिया है, तत्सम बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी पद जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पैर तद्भव बोलते हैं और तत्सम में इसको बोला जाता है पद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 39 हुआ था, सॉरी कितना हुआ, 36 हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कीजिए। ए है सूची 1 में 4 पाई, अफसोस, डायरी, अखबार। ये जो है आपका विदेशी, देशज, अरबी, फारसी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, ए जो है 4 पाई, 4 पाई जो होता है, 4 पाई जो शब्द है वो होता है आपका देशज शब्द। अफसोस जो होता है आपका, अफसोस वो होता है फारसी शब्द। डायरी जो शब्द है वो जो होता है आपका हो जाता है ये विदेशी शब्द। और अखबार जो होता है आपका हो जाता है अरबी शब्द। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नील, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखें। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी है बहुब्रीहि। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास आपको नीलकमल में देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जो शब्दांश शब्द, ठीक है, जो शब्दांश शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल देता है वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, प्रत्यय, समास, उपसर्ग, संधि। तो जो है जो शब्दांश जो क्या करता है, पहले लगकर, पहले लगता कौन है, उपसर्ग लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको प्रत्यय में, प्रत्यय कहाँ पे लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका होमवर्क है, प्रत्यय कहाँ पे लगता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम ए है आवट, बी अक्कड़, सी औना और डी है ईयल। सूची नंबर 2 में दिया गया है पहला अड़, दूसरा बीच, तीसरा है घूम और चौथा है सजा। तो इसमें जो है जो क्या बोलते हैं आवट, आवट की बात करें तो अगर हम बात करते हैं इसमें प्रत्यय लगा है सजा। क्यों, जैसे अगर हम दोनों को एक साथ बोलें, जैसे क्या बोलते हैं आवट, तो सजावट, अगर हम इसको जोड़ के बनाएं प्रत्यय को तो सजावट बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग प्रत्यय इसमें लगा है सजावट, सॉरी सजा। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो बी है और अक्कड़, अक्कड़। ठीक है, तो अक्कड़ की अगर हम बात करें तो ये होता है घुमक्कड़। ये जो शब्द है घुमक्कड़ के साथ, तो घुमक्कड़ के साथ हम देखेंगे तो घूम, ये जो शब्द है वो लगा हुआ है। तो इसका हो जाएगा तीसरा आपको, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा आपको देखने को मिलेगा, बी का तीसरा सी में, और एक का हमने चौथा देखा तो यहाँ पे मिलेगा औना। औना को देख लेते हैं, अगर औना को बात करें तो हमारा हो जाएगा बिछौना। बिछौना टाइप का एक शब्द होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, औना जो है प्रत्यय आपको लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका सी का सेकेंड, यहाँ पे दिया गया है। अब ये देखिए ईयल, तो अड़ियल शब्द सुने हैं, अड़ियल शब्द में आपका जो है लगता है जो प्रत्यय है वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे अड़, तो सी है, ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसे देखिए ए का सजावट बनेगा और बी का बनेगा घुमक्कड़, सी का होगा जो है बिछौना और डी का बन जाएगा अड़ियल। तो इसके अकॉर्डिंग सभी का आपको यहाँ पे प्रत्यय देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। तो जो दिए गए हैं उसका आपको सही मेल करना है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन व्यापम जो है आजकल दे रहा है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग से ज़्यादा आपका जो है टाइम जो है लेगा वो कौन होगा, थ्योरेटिकल ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जा रहा है अगर आप व्यापम के पेपर को देखेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची ए में बोला गया है ए गति, बी पानी, डी अर्थ और डी है कनक। सिंपल ना पूछ के वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और टाइम आपका लेना चाहता है, इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन वो डिज़ाइन करता है।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पहले से करके जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं आंसर। देखिए, जो गति होता है, गति को हालत या चाल बोल सकते हैं। गति एक चाल होता है। ठीक है, देखिए पानी को हम बोल सकते हैं जो है अपना जल या चमक भी बोल सकते हैं। और देखिए अर्थ का मतलब होता है, देखिए अभी मैंने कहा जो है अर्थ का मतलब, तो अर्थ का जो है मतलब भी होता है और धन भी होता है। तो ये जो हो जाएगा सी का सेकंड। और कनक को बोला जाता है सोना। और जो धतूरा होता है, जो शिव जी का फेवरेट जो उसका फल होता है ना, उसको चढ़ाते हैं ज़्यादातर, है ना, तो वो वाली धतूरा जो होती है कनक का अर्थ होता है। मतलब अनेक अर्थ ही बताने हैं एक शब्द के, बहुत सारे शब्द, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ए का फोर्थ आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों को चुनकर बताइए। ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ क्या इसको हमें फाइंड आउट कैसे करना है। वैसे तो मैथ्स से नहीं है ये, बट हमें कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से। ठीक है, जिसे देखो ये वाला शब्द हुआ, मतलब यानी कि कोई भी जिसे तुम देखो, ये इसका कहने का अर्थ है। अब ये देखेंगे आप, वहीं मतलब ये जो शब्द है उस व्यक्ति से संबंधित है, उस व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है जिसको आप देख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब संबंध कहीं ना कहीं देखने और उनके वहीं ये जो है दोनों संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी आपका संबंधवाचक। इसका जो राइट आंसर हो आपका डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि जिसे देखो, जिसे देख रहे हैं वही मोबाइल पे क्या कर रहा है, लगा है, खेल रहा है, ऐसा मतलब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावना है अगर वर्षा अच्छी हो जाती है तो फसल भी अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में वाक्य के सही प्रयोग पर चुनिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने 46 क्वेश्चन पढ़ लिए, एक्चुअली में हमें 43 क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि हमने ऊपर 42 क्वेश्चन को किया। ठीक है, 43 पूछ रहा है आपको, दास्ता शब्द संज्ञा की कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? दास्ता, ठीक है, ये कौन से संज्ञा है ये बताना है। देखिए व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं है, जाति भी नहीं हो सकता और समूह को भी ये शब्द जो है प्रकट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसको देख लेते हैं। तुम बहुत मतलब मात्रा को भी नहीं बता रहा है, बहुत खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित भी नहीं है कितना खाते हो, सिर्फ बहुत खाते हो, यही है। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं पहले तब आएगा समझ। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, अल्प विराम और पूर्ण विराम, उपदेश्य और विधेय और प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपदेश्य और विधेय होता है। इस उपदेश्य को उपविषय भी बोला जाता है। ठीक है, उपविषय नाम से भी आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संभावना जताई जा रही है। वैसे संभावित उत्तरों में से वाक्य को सही प्रकार को चुनिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका विधान वाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा ली है क्योंकि देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है और इजी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए वाक्य शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए।
मुझे चाय गरम कप चाहिए। इसको आपको सही करना है। तो इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा, मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए। देखते हैं 48 पूछ रहा है स्वयं अपनी हानि करना। इस वाक्य के निम्न उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अगर मगर करना, अकल पर पत्थर पड़ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। स्वयं अपनी हानि करना का जो मुहावरा है हो सकता है होगा जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, खुद की हानि करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। हम इधर चले जाते हैं हर बार, ठीक है, लेकिन इस बार हम गलती नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो इसका जो है मतलब होता है दोहरा लाभ लेना। मतलब जो आम है उसका भी लाभ लो, साथ ही साथ उनकी गुठलियों का भी लाभ लो, मतलब दोहरा लाभ होना। आपका ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है दिए गए मुहावरों का अर्थ समुचित मिलान कीजिए। सूची 1 है बिल्लियाँ उछालना, बी आँखों में खटकना, सी हाथ धो बैठना और डी है हाथ लगाना। सूची 2 में कहा गया है बुरा लगना, मिलाना, बहुत प्रसन्न होना और खो देना। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, दिए गए शब्दों को क्रम में जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। देखिए छलकत, बी है जाए, थर्ड है अधजल और डी है गगरी। तो बोला जाता है अधजल गगरी और छलकत जाए, मतलब ये पहले में आएगा, फिर ये आएगा और छलकत ये आएगा और जाए ये आएगा, मतलब कि थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड, है ना। तो ये राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका शिक्षक का भाषा ज्ञान, लिखित भाषा समृद्ध, सी वर्णमाला चार्ट और डी है खेल सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक का भाषा ज्ञान। ठीक है, 53 देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता ए जन्मजात, बी माता पिता से मिलती है, सी प्राथमिक विद्यालय से मिलती है और डी है उपरोक्त सभी। देखिए सबसे पहले तो बच्चा परिवार से संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है जन्म से मिलता है। परिवार में कौन आते हैं, माता पिता आते हैं, और जो विद्यालय है वहाँ से भी सीखा जाता है, क्योंकि सामाजिकता में जब जाएगा, सोसाइटी में जब सम्मिलित होगा तो वहाँ से शब्द को सीखेगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन सीडीपी में भी पूछा गया है। देखिए इसका जो है जब बच्चा 4 वर्ष की आयु तक आते आते क्या करता है, अपनी भाषा में सरल तर्क करना और अवधारणाएं बनाना शुरू कर देता है। मतलब कि आपका 4 वर्ष दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष की आयु में बच्चा तर्क अवधारणा बनाने की क्षमता अपने आप में विकसित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये काफ़ी अच्छा और क्लियर आया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। वर्ण लेखक के द्वारा नाम लिखवाकर, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर और चित्रों में सही तरीके से रंग भरवाकर। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं तो यहाँ पे राइट आंसर बता देती हूँ, लेकिन आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप टीचर बन जाते हैं तो ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर, जो भी लिखवाना है वही गोला गोला इधर उधर, बच्चा इससे लेखन कौशल सीखता है। अभी देखते हैं जब वो अपने मन से लिखेगा तब। ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हम उसको सिखाने लगते हैं आ ई। ठीक है, देखते हैं 56, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से, बाल्य साहित्य से, अभ्यास से और सामाजिक अंतःक्रिया से।
तो बच्चे में सबसे ज़्यादा भाषा का विकास का जो होता है वो सामाजिकता से ही होता है। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ए है ध्यान केंद्रित, बी समझ होना, लय हाव भाव होना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है, अगर पढ़ना व सुनना की कौशल में मुख्य रूप से जो निहित चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान भी केंद्रित होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए और लय और हाव भाव भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे अच्छा जो उपयुक्त विधि है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है वस्तुनिष्ठ, दूसरा सुलेख, तीसरा है खुले प्रश्न और चौथा है पाठ आधारित प्रश्न। देखिए, बच्चा आप एग्ज़ाम में देखेंगे वो कब ज़्यादा लिख पाएगा, ज़्यादा लिखेगा तो लेखन कौशल अच्छा ही होगा। तो अगर हम उसे खुले प्रश्न दें, खुले प्रश्न मतलब कि क्या डाइवर्ज तरीके से सोचने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो दें तो वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है अपने लेखन कौशल में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। ए है बाहरी मूल्यांकन, बी आंतरिक मूल्यांकन, सी लिखित मूल्यांकन, डी है सतत मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। और जैसे कि मैं बोली थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं अभी सिर्फ सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चंस कराऊंगी, इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगी। उसमें आपको बारी बारी से सारे वीडियो 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर 1 पेपर 2 टीचर भर्ती में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो भी आपको यहाँ पे दूंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे PDF सेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा पर परखा जा सकता है। सी है भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए। डी है भाषा आकलन में मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है भाषी कौशल के आकलन से संबंध में जो सत्य कथन है वो हो जाएगा। ये काम कीजिएगा, इसे भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बता दूंगी, पर आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या सत्य है। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, जो कि CG टेट 2024 के मैथ्स है ना, मैथ्स के MCQ मतलब वही पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस पे दूंगी। मतलब सीधा 2024 का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा CG टेट पेपर का। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे मैथ्स देखेंगे, EVS देखेंगे और अपना एक है इंग्लिश। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो नहीं, हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है,